दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे भी 12th क्लास में है भाई, रिसर्च बहुत सारी हमने कर ली है और अब लगातार वीडियोस आपको देने वाले हैं। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो चल रही है, थोड़ा सा बायोलॉजी पर भी ध्यान दे लीजिए, इंग्लिश पर भी ध्यान दे लीजिए, मैथ का कुछ कर दीजिए। भाई सब कुछ का सब कुछ होगा, इस बात की गारंटी हम पहले भी ले चुके हैं, फिर टेंशन क्यों लेते हो भाई। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अति लघु क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, कहने के लिए अति लघु हैं, कई बार लघु के अंदर ये टिप्पणी में आ जाते हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में दो बार, तीन बार, चार बार आए हुए हैं। चलो भाई शुरू कर। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, कई बार आया कि जिन लोगों को वर्णांधता हो जाता है, वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी उन्हें रंग नहीं दिखाई देते हैं। कुछ खास रंग ही होते हैं, जैसे लाल रंग है, हरा रंग है, ये रंग क्लियर नहीं दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आया कि जिन लोगों को वर्णांधता होता है वो लोग भैया ड्राइवर क्यों नहीं बन सकते, वो लोग फैशन डिजाइनर क्यों नहीं बन सकते, वो लोग रेल की नौकरी क्यों नहीं कर सकते, इस तरीके की चीजें हैं भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा भी भाई, क्या लिखा हमने कि जो वर्णांधता रोग है नेत्र में शंखवाकार सेलों की, यानी जो कोनिकल सेल्स होते हैं, शंखवाकार सेलों की कमी के कारण होता है। इस रोग में व्यक्ति को लाल और हरे रंग में स्पष्ट भेद नहीं कर पाता, यानी खास करके लाल रंग और हरा रंग व्यक्ति को नहीं दिखाई देता क्लियर भाई, ठीक है। यह रोग कैसे होता है भाई, जन्मजात होता है, यानी आपकी जो पुरानी पीढ़ी है, माता पिता से आप में पहुंच रहे हैं कुछ ऐसे लक्षण जिन वजह से आपको चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं भैया, तो यह रोग जन्मजात होता है। जो काली प्रजाति के लोग होते हैं उनमें 4% लोग लगभग वर्णांधता के शिकार होते हैं, और जो गोरी प्रजाति के लोग होते हैं उसमें लगभग 8% लोगों को वर्णांधता होता है। ऐसे व्यक्तियों को भैया रेलवे का ड्राइवर नहीं बना सकते, डिजाइनर नहीं बना सकते, ट्रैफिक पुलिस नहीं बना सकते, इस तरीके का कोई भी काम ये लोग नहीं कर सकते हैं, नियुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि इनमें सिग्नल आदि के लिए लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो मोटा मोटा आपको यह समझना है कि जो वर्णांधता होता है वो क्यों होता है भाई, शंखवाकार शैलों की कमी के कारण होता है। मेरे साथ में बोलिए भैया, शंखवाकार शैलों की कमी के कारण होता है। एक बार फिर से कह दो, अच्छा लगेगा, पड़ोस में मम्मी सुनेंगी, बच्चा हमारा पढ़ रहा बैठा हुआ। शंखवाकार शैलों की कमी के कारण वर्णांधता रोग हो जाता है। इसमें लाल और हरे रंग सही से आपको दिखाई नहीं देते हैं और इस वजह से ऐसी कोई भी नौकरी आप नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, पेपर में 2 नंबर में कई बार आया हुआ है, 1 नंबर में आया हुआ है, जैसे भी आए भाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके की अब ज्यादा क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे। हम चाहते तो भाई एक क्वेश्चन बना के पब्लिक करते, अगला करते, नहीं भाई ज्यादा चीजें आपके लिए लेके आएंगे, आपको बस पढ़ना है। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है अवशेषी अंग। बहुत ही सरल है भैया, हम अक्सर क्लास में ये डायलॉग मारते रहते हैं। बच्चे कहते सर जी पूछा नहीं ने, पूछ लेना। अबे पूछ मनुष्य का अवशेषी अंग है। पहले लोगों के पूछ हुआ करती थी, लेकिन दिक्कत होने लगी। अभी इस क्लास में 200 लोगों के बैठने की जगह है। सोचो सबके पूछ होती तो क्या होता, 150 ही बैठ पाते, 100 ही बैठ पाते। पीछे वाला बच्चा कहता सर जी अपनी पूछ नहीं हटा रहे, मेरे मुंह में पूछ लग रही। तो पूछ का जब काम खत्म हो गया तो वो अवशेषी अंग बन गया। यानी पहले जमाने में हमारे पूर्वजों में कुछ ऐसे अंग हुआ करते थे जिनका काम धीरे धीरे, जैसे सांपों के टांगे होती थी लोग कहते थे पहले, लेकिन जब वो बिल में घुसते थे तो दिक्कत होती थी, टांगों की जरूरत नहीं है, अवशेषी अंग बन गए। यानी ओवरऑल बात करें वो अंग जिनकी अब जरूरत नहीं है अवशेषी अंग कहलाते। कान चला सकते थे, अब जैसे गैया भैंसिया कान चला सकती हैं, पहले हम लोग भी कान चला सकते थे। तो कर्ण पल्लव की पेशियां हो गई, पूंछ हो गई, ठीक, निमेशक पटल होते थे, आंखों में झिल्लियां होती थी जैसे जानवरों की होती हैं, हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी, तो ये सारे अवशेषी अंग बन गए भाई। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग या संरचनाएं जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता, यानी अब कोई उनका स्पष्ट कार्य नहीं है, और जो पूर्वजों के अवशेष प्रतीत होते हैं, यानी हमारे पूर्वजों में हुआ करते थे अब नहीं होते हैं मेरे भाई, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं भाई। ये अंग पहले प्रयोग हुआ करते थे, परंतु काम में ना आने के कारण ये कमजोर होते चले गए। जैसे निमेशक पटल यानी हमारी आंख से रिलेटेड चीजें हो गई, कर्ण पल्लव की पेशियां हमारे कान हो गए, पहले कान चला सकते थे। कई लोगों के देखा होगा कान पे बहुत सारे, शरीर पे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा बाल होते हैं, मतलब जानवरों की कैटेगरी में आ गए, वो वाला तरीका होता है ना भैया। कर्ण पल्लव की पेशियां, बाकी कान चला सकते थे, अब नहीं चला सकते। अब अपने हाथ से मक्खी उड़ा लो यार, या कान से ऐसा करके उड़ाओगे यार, ठीक है। पुच्छ कैसे रुकाएं, पहले पूंछ उछ हुआ करती थी लोगों के, अब वो मेरे भाई सारे अवशेषी अंग बन गए हैं। हम ये नहीं कह रहे आप ऐसी ही लैंग्वेज रटो, यही याद करो बैठ के, नहीं, चीजों को समझो और अपनी भाषा में लिखो। जैसे हमने कहा कि भैया अवशेषी अंग क्या होते, तो पहले जो अंग होते थे अब उनकी जरूरत नहीं है, अब वो कमजोर हो गए, अवशेषी अंग कहलाते, बात खत्म हो गई। इतना ही है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बेसन।
व्यसन का मतलब सरल भाषा में आदत होती है। ज्यादातर गंदी आदत के लिए भैया व्यसन का इस्तेमाल किया जाता है। व्यसन का मतलब नशा टाइप आप कह सकते हो, किसी भी चीज की लत लग जाना, किसी भी चीज की आदत हो जाना व्यसन कहलाता है। जैसे हमने लिखा व्यक्ति की किसी भी पदार्थ पर, जैसे वो तंबाकू हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, पर शारीरिक और मानसिक निर्भरता, यानी वो डिपेंड हो जाए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी चीज के ऊपर, वो व्यसन कहलाएगी भाई। ठीक है, जैसे हम भी किसी चीज पे डिपेंड है, बताओ काहे पे, हमें बहुत मजा आता है वीडियो बनाने में, पढ़ाने में बहुत मजा आता है भाई। ठीक है, जिस दिन हम दिन भर कोई वीडियो नहीं बना पाते कुछ भी, उस दिन हमें सही से नींद नहीं आती रात में, व्यसन ही है एक तरीके, कहता नहीं है ये शरबत नहीं है, ये संजीवनी है, वो कम वक्त है जो पीता नहीं है। इसका मतलब यह है कि संजीवनी आप कहां ले जा रहे हो, रियलिटी यह है भैया कि आप किस चीज का नशा कर रहे हो। तो व्यसन किसी भी चीज की आदत है, लेकिन यहां पर कुल मिला के नेगेटिव चीजों की बात करी जा रही है। तो जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, शरीर पर शारीरिक और मानसिक जो निर्भरता हो जाती है, व्यसन कहलाता है। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं भाई, सुनते हो चलो। एक बार क्या हुआ, हम बहुत छोटे थे, लगभग आज से बात कर ले रहे 12-15 साल पहले की, मतलब ठीक है हमारे पढ़ाई के दिन थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू करा था। उस समय में भाई एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि हमें पानी दे दो। फिर वो कांपने लगा, फिर वो गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद उसने कुछ खाओगे पियोगे, उसने अपना झोला दिखाया, बोले इसमें देखो जलेबी हैं, इमरती हैं, सब रखा हुआ है। भाई वो ड्रग्स के चक्कर में परेशान था, पैसे मांगता घूम रहा था। यानी ओवरऑल बहुत ज्यादा व्यक्ति निर्भर हो जाता, दिमाग, हाथ पैर, शरीर कब का मतलब पागलपंती एक तरीके से सवार हो जाती, चाहिए चाहिए चाहिए। तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है, ये भी सिखाती है बायोलॉजी। कुछ नशीले पदार्थों की बात करें, गुटखा, बिमल, बोलो जुबा, केसरी, मेरे भाई, तमाकू, शराब, अफीम, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, इन सब से बिल्कुल बच के रहना। और बहुत प्राउड के साथ में हम कह सकते हैं भाई, बाहर की एक टॉफी भी खरीद के नहीं खाते हैं, सिर्फ अपनी मम्मी के हाथों के खाने पे जिंदा है भाई। और आपको भी यही एडवाइस देंगे, मम्मी के हाथ का खाना खाओ, फिट रहोगे बिल्कुल, और हमेशा एनर्जी के साथ में आगे बढ़ते रहोगे भाई। ठीक, तो ये व्यसन है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। व्यसन का मतलब होता है गंदी आदतें, आप शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाएंगे किसी नशे पे भाई। ठीक है, जीन क्या होता है सभी को पता है भैया। हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही भाई गुणसूत्र है हमारे शरीर के अंदर, गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। माता पिता के लक्षण, जैसे हम जब पहली बार अपने घर वापस गए थे, हमारे पिताजी तब एक्सपायर हो गए थे जब हम 2.5-3 साल के थे। फिर हम लोग रहे यहाँ पर बहुत साल तक। जब हम 25-26 साल बाद अपने घर गए तो लोगों ने कहा अरे ऐसा लग रहा तुम्हारे पिताजी वापस आ गए। क्यों? उनकी भी हाइट मेरे जैसी थी, या हम कह सकते हैं मेरी हाइट उनके जैसी है। तो माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। कैसे पहुंचते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा। गुणसूत्रों पे क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। वो जीन ही क्या करते हैं, यहां से वहां लक्षणों को ले जाते हैं। आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ यार। तो ये आनुवंशिकता की मूल इकाई है। आनुवंशिकता मतलब माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना। जीन डीएनए के अनुक्रमों से बने होते हैं। यानी डीएनए के जो पूरा सिस्टमेटिक डीएनए को आप लोगे तो उसे क्या कह देंगे, जीन कह देते हैं हम लोग। ये बच्चों को माता पिता से मिलते हैं। कोशिकाओं के नाभिक में कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। तो अगर आपसे 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ ले जीन क्या होते हैं, तो जीन गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होते हैं। डीएनए को सिस्टमेटिक ढंग से रखो, वहां पर भैया जीन बन जाते हैं। और जीन क्या करते हैं? माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाते हैं। बात खत्म हो गई। मोटा मोटा अगर आप एक आइडिया ले लोगे तो कभी भी परेशान नहीं होगे। और हम आपको दिखाएंगे भाई बायोलॉजी में यहां से ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी 100 में 98-99 नंबर तक आए हैं। लोग कहते हैं कि थ्योरी में नंबर नहीं आते हैं। 98-99 नंबर यहां खड़े होकर दिखाएंगे, लोगों को मिलवाएंगे आने वाले 1-1.5-2 महीने के अंदर जो कंटेंट लाने वाले हैं। भाई पहली बार देख रहे हो, सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लो, ये चैनल आपके काम में आएगा। आखिरी में हम आपको गारंटी दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, विलुप्त प्रजातियां क्या भाई? विलुप्त का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना यार। ठीक है, कि भैया बोले अपने दोस्त से बोले आजकल तो तुम विलुप्त हो गए यार। ठीक है, आओ भैया विलुप्त कर दे रहा। वे प्रजातियां जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, यानी दिखाई नहीं दे रही हैं, गायब हो चुकी हैं भैया। वे प्रजातियां जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं, उन्हें विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। विलुप्त होने का अर्थ है उस प्रजाति के आखिरी सदस्य की मौत हो जाने के बाद प्रजनन की संभावना भी समाप्त हो जाना। यानी प्रजनन का मतलब होता है बच्चे पैदा होना। मान लिया कोई प्रजाति है, उसकी जो आखिरी जो उसका आखिरा कर है, उसकी जो आखिरी प्रजाति है वो भी समाप्त हो चुकी है। अब कोई प्रजनन नहीं हो सकता है, कोई बच्चे नहीं हो सकते हैं, कुछ नहीं, तो उसे कह दिया जाएगा भैया विलुप्त प्रजाति है। जैसे भारत में कुछ प्रजातियां हैं जो लगभग विलुप्त होने की कगार पे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भैया काला हिरन हो गया, ना के बराबर है। मगरमच्छ है, ठीक है, भारतीय जंगली गधा है, शेर है। नॉर्मल गधे तो बहुत पाए जाएंगे, आप चारों तरफ देखिए मुक्त संयुक्त अवस्था में मिल जाएंगे, लेकिन जो भारतीय जंगली गधा है वो लगभग विलुप्त होने की कगार पर
है तो ये सारी विलुप्त प्रजातियां होती हैं भैया, ठीक है। वाहित मल प्रदूषण क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, प्रदूषण का मतलब क्या होता है? चीजों को गंदा करना। वाहित मल का मतलब क्या है? वहीं मतलब बाथरूम कर ली, और भी ज्यादा गंभीर हो गया वहीं बैठ के कर लिया, वहीं कपड़े धो दिए, वहीं भैंसियां नहला रहे हैं, तो जल क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा भाई, ठीक। जल स्रोत गंदे हो जाएंगे। वाहित मल मतलब क्या है? बहता हुआ। मल मतलब क्या है? गंदगी है। प्रदूषण भी मतलब वही है। तो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट का मतलब गंदगी, कूड़ा कचरा, मल मूत्र आदि जल प्रदूषकों के साथ व्यर्थ पदार्थों से युक्त पदार्थों को ही हम लोग वाहित मल कहते हैं। इतना कठिन हिंदी नहीं लिखनी है यार। कूड़ा कचरा मल मूत्र जितना भी इंतजाम है उसी को सब क्या कहते हैं? वाहित मल प्रदूषण कह देते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये रोगों का कारण बनते हैं तथा जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। यानी जो जल है, जहां से हम लोगों को पानी मिल रहा है, उन सभी को ये प्रदूषित कर देते हैं। तो वाहित मल प्रदूषण भी कई बार आता है पेपर में, 2 नंबर आपके पक्के करा सकता है। इन 10 में से अगर 5 क्वेश्चन भी फंस गए तो 10 नंबर पक्के हो गए मेरे भाई, ठीक है। एक एक चीज छांट के लाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज बनाने वाले हैं मेरे भाई, मन लगा के पढ़ोगे, इस बात की गारंटी, हम माहौल बना देंगे यार, माहौल बना देंगे, ठीक है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद क्या होता है? गुणसूत्र सिद्धांत। तो भैया किसने दिया? बड़ा पूछा जाता है। वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने यह सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1902 में, 1902 में दिया था। यह आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत होता है। वही इन्होंने भी कहा कि गुणसूत्रों के द्वारा, भैया गुणसूत्र की संरचना पे क्या है? जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के द्वारा माता पिता की जो जानकारी है वो बच्चों में पहुंचेगी। यही तो लिखा है कि भैया ये आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत है। इसके अनुसार गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाते हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भैया। सभी को पता है कि मान लिया ये मम्मी है, 46 गुणसूत्र हैं, ये पापा है, 46 गुणसूत्र हैं, बच्चा हुआ 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है। इसमें से 22 यहाँ मिल जाएंगे, 22 यहाँ मिल जाएंगे जिन्हें ऑटोसोम कह देते हैं। यहाँ से अगर X मिला, यहाँ से Y मिला तो लड़की हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से X मिला, यहाँ से भी तो लड़का हो जाएगा अगर XY हो गया। यहाँ से X मिला और यहाँ से भी X मिला, यानी दोनों XX होंगे तो लड़की हो जाएगी। पिताजी से अगर भाई Y वाला मिल जाएगा तो लड़का हो जाएगा। सभी को पता है यार। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचकर आनुवंशिक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किसने दिया क्रोमोसोमवाद? तो वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने दिया, ठीक है। आणविक कैंचियां क्या होती हैं? भैया कैंचियां क्या होती हैं? जो काट देती हैं। तो सरल भाषा में कुछ एंजाइम है जो मेरे भाई डीएनए को काटने के काम में आते हैं। देखो क्या लिखा, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज, बोला करो साथ में यार, बोलो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है भाई। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं? आणविक कैंची इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक जीवाणु द्वारा निर्मित प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को विशेष स्थानों से काट देते हैं। डीएनए को काटने के काम में आते हैं, काटने के काम में आते हैं। इसी कारण इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? आणविक कैंची कह देते हैं भाई, ठीक है। अगला क्या है? अगला है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? आइए सर इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी पूरी एक शाखा है, ब्रांच है, 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। कोई भी नई तकनीक को डेवलप किया जा रहा है, जैसे शराब बना ली, दही बना लिया, ये सब कैसे हो रहा है? जीवाणुओं की सहायता से हो रहा है, जैविक प्रणालियों की सहायता से। यही तो जैव प्रौद्योगिकी, जैव यानी जीवों की सहायता से कुछ बना देना, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो वह तकनीक जो विभिन्न उत्पादों को विकसित करने, यानी नए नए प्रोडक्ट्स को बनाने या विकसित करने या बनाने के लिए जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या उनके भागों का उपयोग करती है। यानी जीवों की सहायता से नए प्रोडक्ट्स को बनाना या उन्हें डेवलप करना क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे शराब का बनना भी मेरे भाई जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। शराब का बनना हो गया है। उसके अलावा अगर हम लोग सरल भाषा में बात कहें तो दही हो गया बनना, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज, सिरका बनना हो गया, सब जैव प्रौद्योगिकी में ही आ जाएगा। जो जीवों की सहायता से हो रहा है वो सारा जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगा। जीनोम क्या होता है भैया? तो जीनोम का मतलब सरल भाषा में ग्रुप है, कोड है, जिसमें क्या है? बहुत सारे गुणसूत्र इकट्ठे हैं। उन गुणसूत्रों के अंदर सूचनाएं इकट्ठी हैं, आनुवांशिक सूचनाएं, जीनोम कह देंगे। यही लिखा हो, ये कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का सेट होता है। यानी जो डीएनए के जितने भी निर्देशन हैं, डायरेक्शंस हैं, उनका पूरा एक सेट है। मनुष्यों में जीनोम में कोशिका के नाभिक में स्थित 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अभी बता चुके हैं आपको। 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। साथ ही कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एक छोटा सा गुणसूत्र भी पाया जाता है। जीनोम में किसी व्यक्ति के विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी छुपी हुई होती है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भैया मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र, एक छोटा सा गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
जीनोम कहलाता है भैया। इस पूरे ग्रुप को हम लोग जीनोम कह देते हैं। जीनोम में कोई व्यक्ति कितना विकास करेगा, कितनी उसकी नॉलेज बढ़ेगी, कितना वो कार्य कर सकता है, ये सारी जानकारियां आप जीनोम की सहायता से प्राप्त कर सकते हो। तो जीनोम भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार टिप्पणी पे आ जाता है। तो सिरके के उत्पादन में एसिटोबैक्टर, भैया ध्यान से सुनो, नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टर। एसिटोबैक्टर, ग्लूकोनोबैक्टर आदि बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। पूछ सकता है सिरके के उत्पादन में किस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं? एसिटोबैक्टर, बिल्कुल सरल नाम है। बैक्टीरिया से बैक्टर और भैया सिरका यानी एसिटिक अम्ल से एसिटो, ऐसे करके याद रखो, एसिटोबैक्टर। पहला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं मेरे भाई, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? पुराना आपने एक डायलॉग सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है मेरे भाई। वैसे ही पुष्प में जो परागण वगैरह की क्रियाएं होती हैं कि भैया जब दिखेगा नहीं तो जो कीड़े वगैरह हैं वो आकर्षित कैसे होंगे, यहां से रस लेके वहां कैसे पहुंचाएंगे, परागण वगैरह की क्रिया कैसे होगी? तो दल का कार्य होता है आकर्षित करना भाई, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। यानी यह फूल की फैशन है। पुष्प में दल का मुख्य कार्य परागणकर्ताओं को आकर्षित करना होता है। दल पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। दल के रंग और सुगंध से कीट और अन्य परागणकर्ता आकर्षित होते हैं। आपको पता है परागण कई तरीके से होता है, मोटा मोटा आपको यह समझना है भाई। अच्छा, परागण कई तरीकों से होता है, ये सब आपके कोर्स में है, पढ़ाएंगे आगे आपको, लघु भी कराएंगे, दीर्घ भी कराएंगे, सब कराएंगे। अभी आप इतना समझो, पुष्प की फैशन को दल कहते हैं भाई, ठीक है। दल सबसे आकर्षक भाग होता है, कीड़े वगैरह आकर्षित होंगे, परागण करवाएंगे और इस तरीके से बीज वगैरह का निर्माण होगा भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप आसानी से चीजों को याद कर सकते हो। दूसरा मेरे भाई, डाउन सिंड्रोम कई बार पेपर में पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, सभी को पता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब ये 46 से 47 हो जाते हैं तब उसे डाउन सिंड्रोम हम लोग कह देते हैं भाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया, इसे सबसे पहले ब्रिटिश के चिकित्सक थे जॉन डाउन, नाम ही इनका डाउन है इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम कह देते हैं, ने 1866 यानी 1866 में बताया कि ये एक आनुवांशिक स्थिति है। इसमें व्यक्ति के पास 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें व्यक्ति का चेहरा और सिर छोटा हो जाता है भाई, ठीक है। इसका सिर और चेहरा छोटा हो जाएगा, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 से 47 हो जाएगी। आनुवांशिकता के कारण ये हो जाता है, जॉन डाउन ने बताया, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम होता है। बहुत ही आराम से आप याद कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं। BDKD 12th है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे। एक बार देखना शुरू करो प्लेलिस्ट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो जब आपका पेपर है 2 दिन बाद, इस प्लेलिस्ट को देख डालो, इसके बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निकोटिन क्या होता है? छोटे क्लास से हम लोगों को पढ़ाया गया भैया निकोटिन क्या होता है। निकोटिन एक नशीला पदार्थ है, तंबाकू में पाया जाता है। निकोटियाना टैबेकुम, याद आया मेरे भाई? तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, ध्यान से समझो, पहले तो समझो मेरे भाई। निकोटियाना टैबेकुम पेड़ का नाम है जहां से निकोटिन पाया जाता है। कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर लो, नोच के आओ तब तक तुम, निकोटियाना टैबेकुम। और भैया कॉफी कहां पाई जाती है? कॉफी पाई जाती है कैफिया अरेबिया में। पड़ोसी की रजैया, इस समय ठंड है, पड़ोसी की रजैया कैफिया अरेबिया, तो कॉफी कैफिया अरेबिया से पाई जाती है। इस तरीके से आप चीजों को भाई याद कर सकते हो। तो निकोटिन क्या है भाई? निकोटिन एक रासायनिक यौगिक है जो तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। यह एक अत्यधिक नशीला पदार्थ होता है। यह मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल देता है। ज्यादा नशा आप करोगे, आपका जो दिमाग है सही से काम नहीं करेगा और आप तरीकों को बदल दोगे। पता चला नाली में पड़े हुए हैं, पानी पी रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं भाई, इसका मतलब नशेड़ी हो भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। आसंग जनन क्या होता है? नाम ही है उसका आसंग जनन। संग संग ना जनन हो, यानी सरल भाषा में कहें कि 2 जननांग की जरूरत ना पड़े, एक ही जननांग से मेरे भाई हम लोग जो मतलब जो पौधे का निर्माण कर रहे हैं या बीज का निर्माण कर रहे हैं या बच्चे का निर्माण कर रहे हैं, वो एक ही जननांग से हो जाए तो उसे आसंग जनन कहते हैं भाई, ठीक है। आसंग मतलब अलग अलग, जनन मतलब बच्चे पैदा होना यार। यह एक प्रकार का जनन होता है जिसमें केवल एक ही जननांग का प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग नहीं हो रहा है, एक ही जननांग का प्रयोग होता है तथा इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता। जब जाहिर सी बात है एक का ही प्रयोग हो रहा तो यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है, ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, इसे ही हम लोग कह देते हैं आसंजनन। बहुत बार टिप्पणी में पूछा गया है, क्या है आसंजनन मेरे भाई? जिसमें बहुत सरल भाषा में एक ही जननांग का प्रयोग होता है, एक प्रकार का यह जनन है, इसे हम लोग आसंजनन कहते हैं। इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता, प्रक्रिया तेज होती है और एक ही जननांग प्रयोग कर रहा तो ऊर्जा की भी कम आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है सहभोजिता। सहभोजिता क्या है भैया?
दो आदमी हैं, एक आदमी दूसरे के ऊपर जिंदा है, ठीक, उसे पूरा फायदा मिला, दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहता है ठीक है तुम कुछ भी करो, मरो जूझो, हमें कोई लेना, ना तो हमें तुमसे कोई फायदा है ना हमें तुमसे कोई नुकसान है, सीधी सी बात है, इसे सहभोजिता कहते हैं। तो जब दो जीवों के बीच ऐसा संबंध हो, कैसा हो, ऐसा संबंध हो कि एक जीव को फायदा मिले, दूसरे जीव को ना तो फायदा मिले और ना तो नुकसान, दूसरे को कोई मतलब ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही किसी का खेत खाली पड़ा हुआ कहीं पे, बीच में मतलब थोड़ी सी रास्ता निकाल के आदमी निकलना शुरू कर दिया, वो बंजर जमीन थी, वहां पर उसका कोई इस्तेमाल नहीं था, तो आदमी आ भी जा भी रहा है, तो आने जाने वाले को फायदा हो रहा है, खेत वाले को कोई नुकसान है नहीं। तो इस तरीके से मेरे भाई सहभोजिता हो जाती है, दूसरे को ना तो फायदा हो ना नुकसान हो, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। यह एक सहजीवी संबंध है, जैसे आर्किड और आम के पेड़ के बीच में यह संबंध पाया जाता है। उदाहरण आपको जरूर लिखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पिछली वीडियो में हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, 12 क्वेश्चन इसमें दे दिए, 22 शॉर्ट हो गए भाई, ठीक है। इन 22 में से अगर 5 शॉर्ट फंस जाते हैं तो सिर्फ ये 2 वीडियोस आपको 10 नंबर पक्के करा के दे जाएंगी। आप अनसॉल्व्ड उठा लो, सेट उठा लो, पिछले पेपर उठा लो, इनमें से क्वेश्चंस आए होंगे, आपको मिले होंगे भाई, ठीक है। उसके बाद सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? आभासी फल इसलिए कहा जाता है, कुछ और भी आभासी फल यहाँ पे लिखे हुए हैं, कई बार 2 उदाहरण पूछ लेता है, सेब है, केला है, सहतूत है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब आभासी फल हैं। आभासी फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि निषेचन की क्रिया नहीं होती है इसमें मेरे भाई, ठीक है, ऐसे ही निर्माण हो जाता है। तो हमने लिख दिया सेब में फल का जो निर्माण होता है वो पुष्पासन से होता है, यानी इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। इसमें बिना निषेचन के फल यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता और फल का निर्माण हो जाता है, इसलिए यह आभासी फल कहलाता है। पुष्पासन से इसमें निर्माण हो जाता है। नॉर्मली कैसे होगा? नॉर्मली पुष्प में निर्माण अंडाशय से होता है यार, फीमेल कैसे समझोगे यार, अंडाशय है, यही सारी चीजें होती है ना। तो यहां पे हमने नीचे लिख भी दिया पुष्प का अंडाशय भाग फल बनाता है, सीधी सी बात है। लेकिन भैया सेब एक आभासी फल है, यहां पर निषेचन वगैरह की क्रिया नहीं होती, इसलिए इसे आभासी फल कहते हैं। कुछ और उदाहरण पूछे आपसे तो सेब है, केला है, सहतूत है, स्ट्रॉबेरी है, सारे आभासी फलों के उदाहरण हैं। ये विकल्प में भी आ सकता है, अति लघु में भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको सही से याद कर लेना है भाई, ठीक है। अपरा क्या होता है? अपरा या बीजांड आसन क्या होता है? तो भैया अपरा सरल भाषा में कहें कि भैया जब पेट में बच्चा होएगा यानी गर्भ होगा, अपनी देसी भाषा में समझाते तो तुम्हें याद रहेगा दिमाग में, ठीक है। तो उसे कौन खाना देता है? लोग कहते हैं कि उसे पोषण कौन पहुंचाएगा, उस बच्चे तक खाना कैसे पहुंच रहा है? तो भैया उस भ्रूण की अवस्था में जो उसे भोजन पहुंचाता है वही अपरा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, गर्भावस्था के दौरान यानी गर्भ की अवस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होने वाला अंग होता है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीरों को जोड़ता है, यानी जो मम्मी है और जो बच्चा है उन दोनों के शरीरों को जोड़ता है और भ्रूण को पोषण पहुंचाता है। यानी भ्रूण जो बच्चा अंदर बन रहा है उसे खाना कैसे पहुंचेगा? अपरा की सहायता से। इसके मुख्य कार्य होते हैं, भ्रूण को छोटे छोटे जो जीव हैं उनसे बचाएगा, भ्रूण के रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को निकालता रहेगा, गंदगी ना चली जाए, ठीक है, उसके रक्त को शुद्ध करता रहेगा, माता के रक्त से भ्रूण को पोषण तत्व पहुंचाता है। भैया तो जो बच्चा बन रहा है, जो मम्मी खा रही थी, लोग कहते नहीं, कई लोग कहते थे तुम्हारी मम्मी ने छिड़का पी लिया होगा तभी तुम काले पैदा हो गए, ऐसा होता है। सारा खेल भैया मम्मी के छिड़का पीने का नहीं था, अपरा का खेल था भाई, ठीक है। जैविक खाद क्या होती? जाहिर सी बात है कार्बनिक पदार्थ हैं, सड़ गल गए जैविक पदार्थ कहलाते हैं, आपने छोटे क्लास से पढ़े हुए हैं। तो जैविक खाद बेकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सड़ने या गलने पर जीवांश पदार्थ, जीवों के अंश वाले पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इसे कंपोस्ट खाद भी कहते हैं। इससे मिट्टी की अवस्था में सुधार होता है और मिट्टी में वायु का संचार बढ़ता है। इसके निम्न उदाहरण जैसे गोबर है, मलमूत्र है, खाद है, वनस्पति सामग्री है, ठीक है, जो पेड़ पौधों के पत्ते सड़ रहे हैं, इस तरीके की सारी चीजें आती हैं जैविक खाद के अंदर। वो चाहे इन्हें सरल भाषा में कार्बनिक पदार्थों का सड़ना कह सकते हैं, जैविक खाद कहलाएगा भाई, ठीक। इसी को हम लोग कंपोस्ट खाद भी कह देते हैं, ठीक भाई। मिट्टी की अवस्था में यह सुधार करता है। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया मेरे भाई ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, ऐसे भी पूछ लेता है। तो हीमोफीलिया में रक्त यहां से उंगली कटी फिर भैया खून का थक्का नहीं जमेगा, खून निकलता रहेगा, मर भी सकता है आदमी अगर मामला ज्यादा गंभीर है। यही लिखा हुआ है। हीमोफीलिया एक प्रकार का ब्लीडर रोग होता है। यह रोग खून में थ्रोम्बोप्लास्टिक, मेरे साथ में बोलो थ्रोम्बोप्लास्टिक, क्या बोलोगे? थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक पदार्थ की कमी से होता है। यह पदार्थ रक्त को थक्के में बदलने की क्षमता रखता है। रक्त को थक्का मतलब यानी खून कटा तो थक्का जम जाएगा उसका, ठीक है। कमी है तो मेरे भाई फिर नहीं जमेगा। यह आनुवांशिक रोग होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता और यह रोग जानलेवा भी साबित हो जाता है। अगर बीमारी बहुत गंभीर है, खून निकलता रहेगा, आपका खेल खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग
क्यों कहते हैं भाई। ठीक, बहुभ्रूणता क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बन जाएं एक ही बीज से, बहुभ्रूणता कह देंगे, यही लिखा हुआ है। जब एक ही बीज या निषेचित अंडे से 2 या 2 से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, एक बीज है, बहुत 2 या 2 से अधिक भ्रूण बन गए, बहुत सारे भ्रूण बन गए, नाम ही है उसका बहुभ्रूणता, तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज लीवेन हॉक ने कब करी, 1719 में करी थी। जैसे नींबू जाति के पौधों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो आपको उदाहरण जरूर लिखना है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे, 3 में पूछे, 4 में पूछे, कोशिश करो उदाहरण लिख के बताओ मेरे भाई। 1 नंबर में भी पूछे, शॉर्ट में उदाहरण बता दिया भाई। जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे, दिखाओगे। पिछली साल यहाँ पे कई बच्चे थे, यहाँ पे फोटो लगे हुए हम देख पा रहे हैं, साक्षी का फोटो लगा है, और भी कई बच्चे थे जिनके, कुछ तो ऐसे बच्चे थे जिनकी ओवरऑल परसेंटेज भले ही 70 हो, उनके बायोलॉजी में 98 नंबर आए। कैसे, आपको लिखना आना चाहिए भैया, पेपर वैसे ही एज इट इज रिपीट होता है। अगर आपको लिखना आता है तो आप, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि परसेंटेज को टांग के यहाँ ले आएगा। पढ़ने में बहुत अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैथ में भी 100 में 100 आ जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ने में एवरेज हो तो बायोलॉजी आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई पता चला एक एवरेज मैथ का जो बच्चा है वो बहुत मेहनत करेगा, तब जाके लाएगा 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर। बायोलॉजी में 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल चुके हैं, यहाँ आप 40 भी ले आए 70 में से, तब भी मेरे भाई 40 और 30 70 नंबर हो गए आपके। तो बहुत आगे निकल सकते हो आप मैथ वालों से। और जो हमारे यहाँ की पहली जो डिस्ट्रिक्ट में लड़की पहुंची थी वो बायोलॉजी वाली ही थी। मैथ वालों का हौसला डाउन नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं कि बायोलॉजी में नंबर लाना आसान है, अगर आप थोड़े से नोट्स बनाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो भाई। ठीक है, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, पीडीएफ हम आपको देंगे टेलीग्राम पे, लेकिन डेली वीडियो आए, डेली नोट्स बनाओ। आज नया साल है आपके लिए 2025 में, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो लोग 12th यूपी बोर्ड वाले हैं, आपके लिए 2025 यादगार साल हो जाएगा, जिंदगी भर कहोगे 2025 में हमने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। तो जान लगाओ यार, कोई रेजोल्यूशन लेना है, नहीं लेना मत लो, लेकिन ये अपने आप में डिसाइड करो कि इस बार मेरे भाई 2025 में भौकाल काट देंगे। अपने पिताजी का नाम चौड़ा कतई, पिताजी छाती चौड़ी करके घूमेंगे, अखबार में बड़ा बड़ा फोटो निकलवाएंगे पिताजी का, पढ़ाई करके, यानी कट्टा अट्टा लेके घूम रहा, वैसे नहीं भैया। ठीक है, मेंडल ने कौन से मतलब मटर के पौधों पे अपने प्रयोग किए थे आनुवंशिकता वाले, कौन से लक्षण थे भैया, तो 7 लक्षण थे। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। उसमें मटर का आकार था, मटर का रंग था, फली का आकार था, फली का रंग था, फूल का रंग कैसा था, पौधे का आकार कैसा था, और फूलों की स्थिति क्या थी। इन सब पे मटर के पौधों पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए भाई। ठीक है, जो जलीय परागण करने वाले कुछ पौधे होते हैं, जैसे हाइड्रिला है, ठीक है, जल के माध्यम से होता है भैया। ठीक है, कि परागण बह बह के पहुंच गया, वायु के माध्यम से भी होता है, पता आपको पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो हाइड्रिला हो गया, ईलधाम हो गया, जोस्टेरा हो गया, ये सारे पौधे जलीय परागण करते हैं भाई। ठीक है, आपको 1-2 कम से कम हाइड्रिला याद कर लो, एक आध आपको पता होना चाहिए सर जी। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है सभी को पता है, डीएनए मैच करके देख लिया भैया। ठीक है, सीआईडी नाटक देखा है, यहां से एक बाल उठाया, ठीक, उस बाल को ले जाके कहीं और मिला दिया जाके, ठीक, तुमसे मैच कर गया यानी तुम ही चोर हो। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है, वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता, हर आदमी का एक विशेष डीएनए है, उससे मैच करके देखेंगे, डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। इसका आविष्कार 1984 में सर एलेक्स जेफरीज ने किया था। इसका प्रयोग जैविक साक्ष्यों, यही जैविक साक्ष्य है भैया, लार है, ठीक है, नाक आंख है, बाल आल है, जो भी सारी चीजें हैं, जैविक साक्ष्यों की किसी अपराधी से जोड़ने में किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के जैविक नमूने, जैसे खून ले लिया, रक्त है, बाल है, लार है, आदि से उसके डीएनए की पहचान की जाती है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तप्त स्थल भैया, तप्त मतलब होता है गर्म, सरल भाषा में रेड हॉट कह लो यार। स्थल मतलब क्या होता है, जगह, मतलब रेड हॉट कोई जगह है जहां पर सरल भाषा में कहें तो भैया कोई ऐसी प्रजाति है जो गायब होने की कगार पे आ गई है, जो जैव विविधता है वो हिल गई है पूरी तरीके से, कई प्रजातियां विलुप्त होने लगी हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया था संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं। तो जहां पे प्रजातियां गायब होने लगी हैं भाई, संकट आ चुका है, रेड हॉट स्थिति बनी हुई है, उसे तप्त स्थल कह देते हैं। तो बड़ा आसानी से हमने लिख दिया, वह भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक का मतलब ऐसी स्थिति जहां पर भूगोल वाली स्थिति अवेलेबल हो, तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में पड़ जाती है। सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देना, बिल्कुल फ्री में सारी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है भाई। ठीक है, तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में पड़ जाती है, जहां पे जीव गायब होने लगे, विलुप्त होने लगे, दिखाई ना दें भाई। ठीक है, उसे क्या कहते हैं,
तप्त स्थल कहते हैं। जैसे एक हिमालय हो गया, ठीक, जैसे पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, तप्त स्थल क्या होते हैं बताइए, या भारत में स्थित 2 प्रमुख तप्त स्थलों के नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आराम से बता पाओगे भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तप्त स्थल पता होना चाहिए। फिर भैया क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है भैया? तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब मोटा मोटा हम लोगों की भाषा में कहें तो पार्क। तो वह क्षेत्र जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए, यानी जो हमारे वन्य जीव हैं साथ ही साथ में जो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संरक्षण की व्यवस्था करी जाए, स्थितियां सुनिश्चित करी जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकल रहा है, विकल्प में पूछ सकता है, अति लघु में पूछ सकता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेले है भाई, जिसका इस समय में नाम क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भाई, ठीक है। बेहतरीन कंटेंट है, 13 से 14 साल में पढ़ाते हुए हो गए हैं, प्रॉपर रिसर्च करके चीजें ला रहे हैं, मन लगा के पढ़ोगे भाई 100 में 100 नंबर आएंगे। ऐसे बच्चे ऑफलाइन में दिखाएंगे 98 नंबर उनके आए हैं और कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, सिर्फ प्लेलिस्ट देख के गए थे भाई, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब क्या होता है? पार्क, जहां पे वन्य जीव है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सबको व्यवस्थित रखने के लिए स्थितियां बनाई जाएं, निश्चित करी जाएं भाई, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा था? हेले था। इस समय उसका नाम क्या है? इस समय उसका नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भाई, ठीक है। पारजीनी जंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। पारजीनी जंतु क्या होते हैं? लो पढ़ देते हैं। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि के द्वारा एक अतिरिक्त हम लोग क्या करते हैं? जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। जैसे डॉली नामक भेड़ हो गई, अब किसी का नाम डॉली हो तो बुरा मत मानना, डॉली नामक भेड़ हो गई, मीरा नामक बकरी हो गई, किसी का नाम मीरा हो तो वो भी ना बुरा माने। इन सब में क्या है? अलग से डीएनए में भैया थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करी, यही तो लिखा है, डीएनए में परिचालन विधि के द्वारा डीएनए में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करी और एक जीन एक्स्ट्रा डाल दिया भैया, तो जो एक्स्ट्रा जीन हो गया पारजीनी जंतु वो कहलाएगा भाई, ठीक है। बायोपायरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में भी आता है, ये कहने के लिए अति लघु है भाई, ये आपको लघु में भी मिल सकते हैं, 3 नंबर में आ जाते हैं। कई बार लॉन्ग में 2 क्वेश्चन दे देगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, 2-3 आ जाएंगे, तो 5-5 नंबर भी ये बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बायोपायरेसी नाम ही है भैया, पायरेसी का मतलब क्या होता है? कॉपी कर लेना। पायरेसी का मतलब क्या है? कॉपी कर लेना। विदेशों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉपी कर ली गई, जैसे भारत में बड़ा फेमस है, चोट लगे तो हल्दी वाला दूध पी लो, लेकिन अमेरिका ने पेटेंट करा रखा है, अमेरिका की कंपनी ने। वनस्पति जो हम लोग के चावल होते हैं भैया, ठीक है, कौन से वाले चावल हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे? कौन से चावल चलते हैं? बासमती चावल है भाई, ठीक है, किसी और देश ने पेटेंट करा रखा। ओवरऑल बात यही है कि भैया किसी और देश की जैविक संपदा है, उसे आपने क्या करा? चोरी कर लिया, पायरेसी भैया कर दी, इसी को बायोपायरेसी कहते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों के द्वारा, कोई कम्युनिटी है द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन के, बिना कोई आज्ञा लिए, बिना कोई रिक्वेस्ट किए हुए जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट किसने ले रखा है? अमेरिकी कंपनी के पास में, तो इसे बायोपायरेसी कहते हैं। कहीं के संसाधन हैं उसे बिना बताए आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कह भी रहे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला मामला है, तो इसे कहते हैं बायोपायरेसी भाई, ठीक है। जेल विद्युत कण संचलन क्या होता है? बहुत सरल है भैया, स्टार्च का जेल होता पट्टी टाइप, उसके ऊपर डीएनए को रख देते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्युत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया इसमें धारा का प्रवाह करने पर अलग अलग हो जाते हैं डीएनए के बड़े बड़े टुकड़े, तो डीएनए खंडों को एक जेल पर रख दिया जाता है। यह जिलेटिन की, स्टार्च नहीं, जिलेटिन की एक पतली भैया पट्टी होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, इस जेल में विद्युत का संचलन कराते हैं, समझ रहे हो? इसलिए हेडिंग क्या है? जेल विद्युत कण संचलन, जिससे डीएनए के बड़े बड़े खंड अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को जेल विद्युत कण संचलन कहते हैं। कितना आसान है मेरे भाई, आराम से एक बार आप पढ़ोगे और चीजें आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? हमारी जो जीन है, जीन संरचना है, वो भैया क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या कोडिंग्स हो सकती हैं, उसके जीन के बारे में बहुत डिटेल में भैया ये योजना चलाई गई ताकि पता चल सके कोई नई बीमारी आई है भाई, मिला के देख लिया इसका ये जीन वाला पैटर्न है, ये बीमारी भैया ऐसे करके सॉल्व हो सकती है। इस तरीके से ये योजना चलाई गई भाई, ठीक है। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर जिसे सारे देश ही माने वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना थी जो वर्ष 2003 में पूरी हुई। 2003 में यह कंप्लीट हो गई। इसका लक्ष्य क्या था? मानव जीनोम की पहचान एवं डेटा विश्लेषण का अनुकूलन करना, यानी मानव के जीन के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए अधिक से अधिक इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था भाई। ठीक है, जैसे जैसे मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य पूरे होते गए, शोध में प्रगति होती गई। आज अगर किसी जीन में बदलाव के कारण कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई जीन चेंज हो जाए, तो ये लोग क्या करते हैं? तो उसका पता आसानी से लगा सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करके उसका इलाज कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आज से 50-100 साल पीछे चले जाओ तो उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन आजकल लगभग हर बीमारियों का इलाज संभव हो पा रहा है, क्योंकि भाई ठीक है, जड़ तक पहुंच रहे हैं, कहां पे समस्या हो रही है, किस जीन में समस्या है, और उस तरीके से उसका सलूशन हम लोग निकाल पा रहे हैं। एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, किसी जीव में मौजूद सभी आनुवांशिक सामग्री। आनुवांशिक सामग्री समझते हो? माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता। तो जो आनुवांशिक सामग्री है उसे ही हम लोग जीनोम कह देते हैं भाई। ठीक है, सबको पता है गुणसूत्र हैं, ठीक है, उन पे क्या जीन पाए जाते हैं, जीन ही माता पिता के लक्षणों को संतान में लेके जाते हैं। इसका मतलब ओवरऑल जीन के बारे में स्टडी हम लोग कर रहे हैं, इसे ही हम लोग जीनोम कह रहे हैं। यह किसी जीव के डीएनए में उपस्थित कुल वंशानुगत जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है। घड़ियाल परियोजना क्या है? जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं घड़ियाल ही आंसू मगरमच्छ का ही ब्रांड है ये भैया। ठीक है, तो घड़ियाल धीरे धीरे खत्म होने लगे, जब 60-70 के करीब रहेगा तो योजना चलाई गई, इनका ख्याल रखा गया भैया, व्यवस्था करी गई, आज 7000 के करीब ये हो गए हैं। घड़ियालों की संख्या में कमी को देखते हुए 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा घड़ियाल परियोजना को प्रारंभ किया गया। इसी के कारण घड़ियालों की संख्या सन 1975 में कितनी थी? सिर्फ 70 थी, और आज बढ़कर 7000 के करीब पहुंच गई है। तो यह है भैया घड़ियाल परियोजना। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? सभी को पता है, 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन कुछ बच्चियां, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनमें गुणसूत्र में दिक्कत हो जाती है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, 45 ही रह जाते हैं, जिससे पूरी तरीके से चीजें डेवलप नहीं हो पाती हैं, और इसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम कह देते हैं। यह एक अल्प विकसित दशा है, यानी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, यानी डबल लिंग वाले जो गुणसूत्र हैं वो नहीं होते हैं, एक एक्स गुणसूत्र गायब हो जाता है। ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम, यानी 46 से कम 45 ही होते हैं, कद छोटा होता है, जननांग वगैरह जो है भैया वो डेवलप नहीं होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। 25,000 अगर लड़कियां हैं तो उनमें से कोई एक लड़की ऐसी होती ही है जिसे ये समस्या होती है। अतः टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है या फिर कम विकसित होता है भाई, सीधी सी बात है। तो आप एक बार चीजों को समझो, आराम से आप लिख पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, अनिषेक फलन क्या होता है भैया? नाम ही है उसका, निषेक मतलब निषेचन, फलन का मतलब फल, यानी बिना निषेचन की क्रिया के अगर फल आपको मिल जाए तो अनिषेक फलन कहलाएगा। अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यह फल बीज रहित होता है भैया। ठीक है, जैसे अंगूर हैं, केले हैं, बहुत सारे भैया एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका छिड़काव करके कोशिश करी जाती है कि बीज रहित फल बने, यानी अनिषेक फलन का इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है।